हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन 1D के नेक्स्ट पार्ट की। इसमें हम बात करेंगे किस किस टाइप का एक्सेलरेशन हो सकता है और उससे रिलेटेड मोशन कैसे होते हैं। तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अगर एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पूरे मोशन के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसके लिए क्या क्या इक्वेशंस बन सकती हैं मोशन की और हम कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम इसमें बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब अभी तक हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड पैरामीटर्स का रिलेशन पढ़ा था। तो हमने बात करी थी कि एक्सेलरेशन था dv बाई dt, है ना, यही बोला था। तो सोचो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे हम मोशन की बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर a कांस्टेंट है, मतलब मैं अगर dv बाई dt को इस तरीके से लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, dv इक्वल टू a dt। और a अगर कांस्टेंट है, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूं तो सो क्या मिलने वाला है मुझे, इंटीग्रल dv इक्वल टू इंटीग्रल a dt, ये होगा। अब लिमिट कहां से कहां तक लगाऊं, तो मैंने क्या माना कि जब बॉडी स्टार्ट हुई चलना, जब चलना स्टार्ट हुआ तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी u, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, और t टाइम बाद उसकी जो स्पीड चेंज हो गई वो हो गई v। क्लियर है बात। चेंज क्यों हुई होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है यहाँ पे इसलिए चेंज हुआ। तो अब जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो इंटीग्रल dv मतलब मुझे वेलोसिटी की लिमिट्स लगानी है, लिमिट्स कहां से कहां तक चेंज हुआ वो देखना है। तो u से v तक तो लोअर लिमिट, ठीक है। इधर अगर लिमिट देखें इंटीग्रल a dt पे, तो वेरिएबल है अपना टाइम, टाइम कहां से कहां तक, तो इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 से फाइनल मतलब t इक्वल टू t तक। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो a एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dt इज t, ये अपने पास इंटीग्रेशन आया। इधर इंटीग्रल dv इज u से v तक, ये लिमिट रखते हैं। तो लिमिट रखें देन लो आएगा v माइनस u, इधर से आएगा a इंटू टी, ठीक है। फाइनल आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो डिराइव करना आसान है। ध्यान रखिएगा हमेशा यहाँ किस मोशन की बात हो रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। इसके लिए ये इक्वेशन वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सोचो क्या करें। क्या मैं वेलोसिटी को, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली, वहां पे वेलोसिटी को मैं ds बाई dt रख सकता हूँ, v इक्वल टू ds बाई dt। तो अब अपने पास बन गया ds बाई dt इक्वल टू u प्लस ए टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ तो मिलेगा ds इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक। तो जब चलना शुरू हुआ तो टाइम था 0, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी कितना था, 0, क्योंकि चलना शुरू ही हुआ था। अच्छा, किसी t टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया s, इस तरीके से लिमिट हम रखेंगे। इधर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा इंटीग्रल ds इज s, और इस तरफ जब इंटीग्रेशन करेंगे तो u का इंटीग्रेशन होगा u इंटू टी, ए टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाई टू, तो आपके पास आया हाफ ए टी स्क्वायर। अब जब लिमिट रखेंगे तो जीरो वाली टर्म सारी जीरो हो जाएंगी, सिर्फ t वाली टर्म बचेगी। तो फाइनल आपके पास एक्सप्रेशन आता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम जानते हैं बचपन में पढ़ी हुई है आप लोगों ने। अब अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड रिलेट करते हैं एलिमिनेट करके, थर्ड क्या नहीं है, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से t निकाल के सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये अपने को करना है। ओके, तो फर्स्ट से अगर t लिखूंगा तो लिखूंगा v माइनस यू बाई ए, दिस इज t। इसको सब्स्टिट्यूट किया मैंने सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे, तो देखो क्या मिलेगा, u इंटू टी की जगह v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह अगेन v माइनस यू बाई ए। सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपको मिलता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से आप तीनों इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। हमारा सिर्फ एक असम्पशन इसमें था, विच इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये तीनों इक्वेशन कब वैलिड हैं,
जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ तब ये तीनों इक्वेशन वैलिड हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, आप ये तीनों इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब इनसे रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। जैसे ये तीनों इक्वेशन क्या कहलाती है? इक्वेशंस ऑफ मोशन पता है हमें, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ओके, कब एप्लीकेबल है? ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ लीनियर मोशन। ये हमारा इनका एप्लीकेशन है। कब कब? सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन और लीनियर मोशन के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अब अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो सोचो क्या क्या ग्राफ बनेंगे। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाता हूं, एटी कर्व बनाता हूं, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा बनेगा। दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर्व फॉर एटी, या एटी कर्व फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर मेरे को वीटी कर्व बनाना है, वेलोसिटी टाइम कर्व बनाना है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या दिखाना है इसमें? मुझे कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखाना है। तो अपने को पता है कि एक्सेलरेशन होता है डी बाय डी टी, या जिसे आप स्लोप भी कहते हैं। तो सोचो कि मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, तो क्या वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन को दिखाएगा? बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई ऐसी जिसका स्लोप कांस्टेंट है, थीटा इज अ कांस्टेंट फॉर ईच पॉइंट। मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन इक्वल टू tan थीटा, या स्लोप हियर इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी टाइम कर्व पे अगर आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखाना है तो आप ऐसी एक स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन को कैसे डिपिक्ट करें। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम हमें पता है कि अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है इसका। यही होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिफरेंशिएशन मतलब दो बार स्लोप देखना। दो बार अगर मैं स्लोप देखूं तो मुझे यहां से एक्सेलरेशन मिलेगा। अब चलो देखते हैं, एक बार अगर देखें तो देखो यहाँ पे स्लोप जीरो, फिर लगातार स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। स्लोप लगातार इंक्रीज हो रहा है एक बार, मतलब वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डी एस बाई डी टी, या जिसको हमने बोला था एस टी कर्व का स्लोप इज वेलोसिटी। तो अगर स्लोप देखा जाए तो लगातार इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। और ये स्लोप इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है कि वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे एक कांस्टेंट है। तो बात ध्यान रखिएगा कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखाना है तो इन तीन टाइप के कर्व्स पे अलग अलग आपको दिखाने होंगे। अगर एक्सेलरेशन टाइम कर्व है तो बिल्कुल सीधा कांस्टेंट लाइन, अगर वेलोसिटी टाइम कर्व है तो एक स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग, और एक अगर एसटी कर्व है तो एक कर्व बनेगा विद इंक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, ग्राफ के लिए हम सारी बातें आगे डिटेल में करने वाले हैं। यहाँ जस्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हमने इन तीन ग्राफ से रिलेट किया है। बाकी सारे मोशंस के लिए जो जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन हो सकते हैं, मैं पूरा वीडियो से ग्राफ्स के लिए रखेंगे, उसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे और ग्राफ्स भी देखेंगे। ठीक है, आइए। अच्छा, इनसे रिलेटेड और खास बातें कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, ये तीनों वेक्टर इक्वेशंस हैं, इनको वेक्टर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत खास बात है। तो अगर आपको v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी यू सब वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, लेट्स से v दे दिया 2i प्लस 3j, u दे दिया आपको 1i प्लस 1j, और एक्सेलरेशन आपको पूछा गया, टाइम आपको दे रखा है 2 सेकंड में, बताओ एक्सेलरेशन। तो क्या कर सकते हैं? वेक्टर सब्ट्रैक्शन या वेक्टर समेशन जो हम करते आए थे, वही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन तीनों इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से यूज करेंगे। अब जो तीसरी इक्वेशन है वो खास बात है। यहाँ इक्वेशन क्या थी? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, तो हम यू डॉट रखो। वी स्क्वायर मतलब v डॉट वी, यू स्क्वायर मतलब u डॉट यू, और 2s मतलब 2 टाइम्स a डॉट s। ये हमारे सामने रहेगा। ठीक है, चलिए। तो लास्ट इसका पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे दोनों को। मतलब अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों इसी तरफ हैं तो दोनों पॉजिटिव। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो किसी एक को पॉजिटिव मानेंगे और दूसरे को नेगेटिव मानेंगे। तो सोचो अगर आपको ये क्वेश्चन दे रखी, यू इधर है, एक्सेलरेशन है, तो यू प्लस एटी, तो आप लिखेंगे वी यू माइनस एटी। माइनस एटी क्योंकि आपने, क्योंकि डायरेक्शन जो है ए की वो यू से अपोजिट है। तो अगर आपने यू को पॉजिटिव माना है
तो ए को आपको नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है बात? ये सारी बातें हम आगे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं, तो अभी हमें बस बातें ध्यान रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इक्वेशन से एक और नई इक्वेशन बन के अपने सामने आती है। ये फ्रंट इक्वेशन नहीं है जो हमने अभी तक पढ़ा, उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। अब ये क्या कहता है कि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, मतलब सोच कि एक पार्टिकल है, वो यहाँ से चलना शुरू हुआ, इस जगह से चलना शुरू हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू हुआ, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे चलना शुरू हुआ, ऐसा अपन बोलते हैं। किसी स्पीड u से शुरू हुआ और a इसका एक्सेलरेशन है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हर एक सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन है यहाँ पे। जैसे जैसे एक्सेलरेशन है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी हर सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से t इक्वल टू 1 पे ये यहाँ था, t इक्वल टू 2 पे यहाँ पहुंच गया, t इक्वल टू 3 पे यहाँ पहुंच गया, t इक्वल टू 4 पे यहाँ पहुंच गया, ऐसे लगातार इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता। अब आप कि बताओ सेकंड में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? थर्ड सेकंड मतलब, तो पहले देखो फर्स्ट सेकंड किसे बोलोगे? फर्स्ट सेकंड मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक, दिस इज फर्स्ट सेकंड। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा होगा? 1 से 2 का सेकंड बोलोगे आप उसको, ये सेकंड सेकंड है। और थर्ड सेकंड कौन सा हो जाएगा? ये वाला 2 से 3 बोलेंगे अपन कि ये थर्ड सेकंड है। थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको ये डिस्प्लेसमेंट पूछा कि 2 3 के बीच में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, आपसे ये पूछा गया। इसको मैं लिखूंगा एस थर्ड, दिस इज थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। ऐसा अगर आपसे पूछता कि फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ये होता फोर्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जो t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 4 के बीच में होता। तो अगर ऐसा डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है तो इसके लिए हमने एक इक्वेशन डिराइव करी। तो हमने जनरल फॉर्म में क्या लिखा कि अगर nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, nth सेकंड मतलब n की जगह आप कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं। तो अगर nth सेकंड में मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो जो हमने नीचे सीखा उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि nth सेकंड कौन सा होगा, n-1 से लेके n तक। 0 फर्स्ट सेकंड, 1 से 2 था तो n-1 से n तक हो जाएगा nth सेकंड। तो मुझे जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो n-1 से n वाला निकालना है। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं ये वाला n वाला, ठीक है। उसमें से अगर मैं n-1 वाला डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। क्या किया? पहले n तक निकाला, फिर n-1 तक निकाला और उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो nth सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा n-1 से, डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1। अब अपने को फॉर्मूला पता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है। अगर मुझे n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, t की जगह n डाल दूंगा, तो u इंटू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर में t की जगह आ गया n, ठीक है। अब मुझे अगर n-1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं t की जगह n-1 डालूंगा, तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर में t की जगह n-1 और यहाँ भी सॉल्व जब आप इसे n-1 का स्क्वायर ओपन करके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और चीजें कैंसिल आउट करेंगे तो आपको फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा ये डेल्टा एस इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n-1। क्लियर बात? सो डेल्टा एस एन क्या है? दिस डेल्टा एस एन इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। हमारे लिए खास बात है यहाँ पे। अब तो जैसे बाकी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखा, वैसे इस इक्वेशन को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? तो जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एस एन वेक्टर फॉर्म में, यू वेक्टर फॉर्म में और ए भी साथ में वेक्टर फॉर्म में। फिर से बताता हूं, डेल्टा एस एन इज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ना कि डिस्टेंस। क्लियर है बात?
चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसने आपको, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक कार है वो मूव कर रही है एट 20 मीटर पर सेकंड पे। ओके, बोला कि ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक विच कॉजेज रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बिफोर इट स्टॉप्स। अपन इस बार क्वेश्चन यहीं तक करते हैं, सिर्फ यहीं तक अपना क्वेश्चन है। जो आगे वाला पार्ट है उसको भी हटा, ये पार्ट अभी अपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर इट स्टॉप्स तक अपन करना है, अपने को क्वेश्चन यहां तक पढ़ना है। ठीक है, तो क्या बोल रखा है आपको, एक कार है, ठीक है, मूविंग एट 20 मीटर सेकंड, तो u आपको दे रखा है इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। अप्लाइज द ब्रेक व्हिच कॉजेज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब अब स्पीड लगातार कम होगी, एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन इज -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि रिटार्डेशन की बात हो रही है। पूछा आपसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार बिफोर इट स्टॉप्स। तो अगर एक कार यहां से चल रही है इस डायरेक्शन में और यहाँ पे इसकी स्पीड है u, लेट्स से यहाँ आके रुक जाती है। ठीक है, यहाँ फाइनली स्पीड इसकी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन इसका अपोजिट है, ये बात भी बता चुके हैं। और ये आपको डिस्टेंस पूछी है s, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ सेम ही होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो सेम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप बता दीजिए जल्दी से, s आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब यहाँ टाइम की कहीं बात नहीं है, जब टाइम की बात नहीं है तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, v स्क्वायर प्लस 2s, है ना, क्योंकि v पता है, रुक गया है फाइनली जाके, मतलब v 0 है। तो 0 इक्वल टू u की जगह डालेंगे 20 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन इज -4 एंड डिस्प्लेसमेंट इज s। तो यहाँ से आपके पास जो s आएगा वो आएगा 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 20 स्क्वायर इज 400 बाय 8 इज 50 मीटर्स। तो ये रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 50 मीटर्स की डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा बिफोर स्टॉपिंग। क्लियर है बात, यहां तक सही। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अपन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इस बार अपन पूरी टर्म्स के साथ रिपीट करेंगे इसे। तो जो टर्म्स हैं वो क्या कह रही हैं, इस बार क्वेश्चन है फिर से आपके पास वही कि कार चल रही है, यहां से चलना शुरू हुआ, फाइनली यहां आके रुक गई। तो दिस इज v इक्वल टू 0, दिस इज u जो आपको 20 दे रखा है। एक्सेलरेशन आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 4। यहाँ तक सारी बातें ठीक है, लेकिन अभी सोचिए एक बात कि जो लास्ट लाइन है वो क्या कह रही है। लास्ट लाइन कह रही है कि रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 0.4 सेकेंड्स। अब ये रिएक्शन टाइम क्या है, ये यहाँ पे खास बात है। रिएक्शन टाइम जो होता है वो होता है किसी चीज को प्रोसेस करने का टाइम। मतलब आपने कुछ देखा, आपके ब्रेन ने वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करी और उस प्रोसेस की हुई इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपने कुछ एक्शन लिया, ये जो पूरा टाइम होता है इसे कहते हैं रिएक्शन टाइम। ऑब्वियसली बहुत छोटा टाइम होता है, 0.4 सेकंड यहाँ दे रखा है। तो सोचो कि जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसे देखा कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है या कोई बैरियर है और उसे ब्रेक लगाना है, तो उसने जब ऑब्स्टेकल को देखा, ब्रेन ने वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करी, एक्शन लेने के लिए उसके पैर ने, फुट ने जो पेडल पे ब्रेक अप्लाई किया, यहां तक का जो टाइम था इसे बोला रिएक्शन टाइम। क्योंकि एक्चुअली जो रिटार्डेशन शुरू होगा वो कब से शुरू होगा, जब ब्रेक पेडल पे आपका पैर दब चुका है, तब से, जब ब्रेक लगने शुरू हो चुके हैं तब से रिटार्डेशन शुरू होगा। जितनी देर इसने इंफॉर्मेशन प्रोसेस करी उतनी देर तो जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड से चल ही रही है ना, 20 से चल रही है। तो रिएक्शन टाइम के दौरान जो मोशन है वो एज इट इज रहता है, रिटार्डेशन उसके बाद अप्लाई होता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये अगर t इक्वल टू 0 है, कि अगर दिस पोजिशन इज t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0.4 तक ये बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चलती रही, यहाँ भी ये कांस्टेंट स्पीड से चलती रही 20 से,
और अब जब ब्रेक लगना शुरू हुआ है तो इसका एक्सेलरेशन हम बोलेंगे कि ये पीछे की तरफ 4 एक्सेलरेशन अब लगना शुरू हुआ है। अब आपसे पूछा गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें तो सोचो यहां से जो मोशन है, यहां से यहां तक का मोशन, ये तो सेम है, वही u है, वही एक्सेलरेशन है और वही वेलोसिटी 0 है। पिछली बार भी हमने टाइम की कहीं बात नहीं की थी, इस बार भी टाइम की कहीं बात नहीं है। तो ये तो सेम 50 मीटर्स अपने को पता है कि एक बार ब्रेक लगना शुरू हुआ तो 50 मीटर पे जाके ये रुक जाएगा। लेकिन ब्रेक लगने से पहले ये कितना चल चुका है? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका 0 है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? 0 इस मोशन के लिए 0.4 सेकंड के लिए। तो अगर मुझे यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू ut, u इज 20 इंटू टाइम इज 0.4, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ये आपके पास आएगा 8 मीटर्स। तो अब अपन अपना आंसर हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अपन लिखेंगे तो टोटल डिस्टेंस जो इसने रुकने से पहले कवर किया वो हो जाएगा 58 मीटर्स। तो इस रिएक्शन टाइम की वजह से 8 मीटर्स एक्स्ट्रा हैं जो अपने को चाहिए गाड़ी रोकने के लिए। क्लियर है बात? चलिए, तो रिएक्शन टाइम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? ये क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। रिएक्शन टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए कि इतनी देर में ब्रेक नहीं लगा है तो यहाँ एक्सेलरेशन 0 होगा, जो मोशन है वो कंटिन्यू होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक पार्टिकल है, स्टार्ट्स एट इनिशियल स्पीड 17, ओके, दे रखा है आपको। तो u आपको दे दिया 17 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड 17, रिटार्ड्स एट 2, मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका -2। और पूछा गया आपसे कि बताइए डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 9th सेकंड ऑफ मोशन, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको हटा के लिख देते हैं 8th सेकंड ऑफ मोशन में। फिर मैं बताता हूँ कि 9th में क्यों नहीं कर रहे हैं हम अभी इस क्वेश्चन को। चलिए, तो अभी अपना क्वेश्चन है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 8th सेकंड ऑफ मोशन ये बताइए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर या डेल्टा एस एन वाला? क्या ये nth सेकंड वाला है? यस, 8th सेकंड, nth सेकंड वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना पड़ेगा। तो डेल्टा एस एन होता है u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, ये होता है अपना फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा आंसर? डेल्टा एस इन 8th सेकंड अगर लिखेंगे तो u आपको दे रखा है 17, a आपको दे रखा है -2 बाई 2, 2 टाइम्स n आपको हो गया 8 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 17 माइनस -2/2 इज -1, अंदर आया 16 माइनस 1 इज 15, आंसर आया 2 मीटर्स। 17 माइनस 15 इज 2 मीटर्स। तो 8 सेकंड में इसका जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 2 मीटर्स के बराबर, ठीक है। अब वही क्वेश्चन में फिर से करता हूं। इस बार अगर आपको बोला गया होता कि 9 सेकंड में बताइए, तब देखिए क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन इस बार आपके पास कि 9 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोशन बताओ। अब एक बार इसको सॉल्व करते हैं अपना फॉर्मूला से, बेसिक फॉर्मूला से। तो क्या आएगा? डेल्टा एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस, ये फॉर्मूला है अपने पास। रखते हैं जल्दी से। u आपको देखा है 17, a आपको दे रखा है -2/2 इंटू 2n, n आपके पास है 9 माइनस 1। देखिए क्या आंसर आता है? 17 माइनस 18 माइनस 1, आंसर है आपके पास 0। तो यहां से अगर मैं देखूं आंसर आता है 0, जो कि गलत आंसर है। अब इसमें गलत क्यों है भाई? हमने फॉर्मूला तो सही यूज किया था, लेकिन फॉर्मूला हमने ध्यान नहीं दिया कि पूछा क्या गया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। और मैंने क्या बताया था, ये जो फॉर्मूला है डेल्टा एस एन, ये आपको देता है डिस्प्लेसमेंट। तो यस, डिस्प्लेसमेंट इज 0 हियर, बात बिल्कुल सही है। डिस्प्लेसमेंट पूछा होता आंसर 0 होता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इसने पूछा डिस्टेंस। तो जब भी डिस्टेंस पूछा जाएगा आपको ध्यान रखना है इस बात का कि कहीं इस 9th सेकंड में इसकी स्पीड 0 तो नहीं हो गई।
ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूं v इक्वल टू यू प्लस एटी से, मैं देखूं कि ये कब जाके जीरो हो रहा है, क्योंकि रिटार्डेशन है, किसी किसी टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी। तो v जीरो u 17 माइनस a आपको दे रखा है 2 टू टाइम t, यहां से t आता है आपके पास 8.5 सेकेंड्स। मतलब जो 9th सेकंड वाला मोशन है ना, 9 सेकंड मतलब t इक्वल टू 8 से t इक्वल टू 9 तक, ये जो मोशन है t इक्वल टू 8.5 पे इसकी स्पीड हो गई जीरो। तो हुआ क्या, ये जो मोशन चला आ रहा था ऐसा, इस तरफ से जो मोशन आ रहा था, यहाँ आते आते स्पीड जीरो हुई, और क्योंकि एक्सेलरेशन अभी भी है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और अब ये इस तरीके से चलने लग गया। तो आपको जो पूछा गया था 9 सेकंड में इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एक्चुअली होगा क्या, ये लेंथ प्लस ये लेंथ, दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों आया सोचो, क्योंकि यहां से चलना शुरू हुआ और घूम के वापस यहीं आ गया इस 9 सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस भी x है, तो जो डिस्टेंस अपना आंसर आएगा वो आएगा 2x, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, अब ये x अपने को फाइंड करना है। तो ये x एक्चुअली है क्या, t इक्वल टू 8 से t इक्वल टू 8.5 के बीच का डिस्प्लेसमेंट, दिस इज x। क्लियर है? तो मैं सोचो यहां से इसके मोशन को उल्टा कंसिडर करता हूं कि अब ये यहां से चलना शुरू हुआ है इस डायरेक्शन में विद इनिशियल स्पीड जीरो, क्योंकि यहाँ पे आगे रेस्ट पे आ गया था और फिर से अब उल्टा जाने लगा, तो अब इनिशियल स्पीड इसकी जीरो है। कितने टाइम तक ये चला, तो क्या ये 0.5 सेकंड का अपने को मोशन देखना है, 8.5 से 9 वाला, ये अपने को वापस जाते हुए वाला मोशन देखना है, तो 0.5 सेकंड ये चला। एक्सेलरेशन भी इसका इसी डायरेक्शन में है जो आपको 2 दे रखा है। क्या मैं x यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से u जीरो है, लिखूंगा हाफ एटी स्क्वायर, तो हाफ इंटू टू इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो हाफ का स्क्वायर इज 1/4। क्लियर है, 0.5 स्क्वायर इज 0.25 या 1/4। सॉल्व करें तो आंसर आता है यहाँ से 1/4 मीटर्स। x कितना आया, 1/4 मीटर्स। तो एक्चुअली जो डिस्टेंस कवर्ड आएगा इन 9 सेकंड, डिस्टेंस इन 9th सेकंड, वो लिखी जाएगी 2x या 1/2 मीटर्स। ये आपका आंसर होगा, सही आंसर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ये nth सेकंड वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको डिस्टेंस पूछा है या डिस्प्लेसमेंट, ये एक ट्रिक यहाँ पे बनता है। अगर डिस्प्लेसमेंट है तब तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कीजिए, ये वाला जो आपने याद किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इससे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस पूछा हुआ है तो आपको चेक करना होगा कि कहीं इसकी स्पीड जीरो तो नहीं हो रही इस गिवन टाइम में। तो जैसे यहाँ पे 9 सेकंड में इसकी स्पीड जीरो हो रही थी, 8.5 पे ये जीरो आ रहा था, तो मतलब इसने अपना मोशन चेंज किया, जा रहा था इस तरफ, स्पीड जीरो हुई और फिर घूम के वापस आया। तो जब घूम के वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, सही बात है, लेकिन डिस्टेंस पाथ लेंथ होता है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आधा कैलकुलेट कर लें, उसका डबल कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। और आधा कैसे कैलकुलेट करें, तो वापस जाते हुए मोशन देख लें, उसमें इनिशियल स्पीड जीरो है, आधे सेकंड के लिए वो चला है, एक्सेलरेशन में दे रखा है, वहां से हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ठीक है, और वही ट्वाइस करके टोटल डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा इन 9 सेकंड। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे। नीट के हिसाब से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, नीट में आपसे सीधा सीधा इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेंगे, बट क्वेश्चन ध्यान होना चाहिए, और अगर डिस्टेंस कहीं पूछ लिया तो वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, एक कार और एक ट्रक, ठीक है, सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं अलोंग सेम डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, तो अपन बना लेते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और सेम डायरेक्शन में, तो एक कार बना लेते हैं इस टाइप से, दिस इज अ कार, जस्ट मान लो कि ये कार है और ये एक आपका ट्रक है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये इसका पाथ है और ये इसका पाथ है, ऐसे दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब ये लोकेशन दोनों सेम है।
ओके, और सेम डायरेक्शन में भी जाते हैं तो ये भी इसी तरफ चलेगा, ये भी इसी तरफ चलेगा। बोला कि इनिशियल स्पीड जो कार की है वो 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसका यू दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, और इसका एक्सेलरेशन भी है इसी डायरेक्शन में विच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और बोला कि ट्रक के लिए एक कांस्टेंट स्पीड पे ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड पे। तो ट्रक के लिए अगर मैं लिखूं इनिशियल स्पीड तो 20 मीटर पर सेकंड और इसका एक्सेलरेशन है 0, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड दी हुई है। पूछा आपसे कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच कार विल ओवरटेक द ट्रक। कार इस ट्रक को ओवरटेक कर ले, वो टाइम आपसे पूछा गया। तो जो मोशन शुरू हुआ तो t इक्वल टू 0 में से मान सकते हैं, दिस इज द मोशन स्टार्टिंग। अब जब ओवरटेक कर लेगा तो ओवरटेक करते तो समय होता क्या है, क्या ये होगा कि दोनों एक पोजीशन पे होंगे, भाई दोनों साथ साथ चल रहे हो, आगे बढ़ रहे होंगे और कार धीरे से आगे निकल जाएगी, इसी को बोलते हैं ओवरटेक करना। मतलब नेक्स्ट टाइम ये जब दोनों साथ में आएंगे उसी टाइम पे ये कार ओवरटेक कर रही होगी इसको। क्या मैं सीधा सीधा ऐसा बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब ये साथ में होंगे इस टाइम पे कार इसको ओवरटेक कर रही होगी। क्लियर है? अब एक कंफ्यूजन क्या रहता है कि ओवरटेक करते समय इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा तो होनी चाहिए, लेकिन कितनी, कितना डिस्प्लेसमेंट पे वो होगा, ज्यादा तो वो उससे पहले भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि उसी समय आके इन दोनों की स्पीड बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या करें, तो ध्यान दो कि हमें बात करनी है हमेशा डिस्प्लेसमेंट की, कि ये अगर टाइम टी है जहां पे वो ओवरटेक कर रही है, ये टाइम टी हमें निकालना है। इस टाइम के लिए क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, जितना ट्रक चली क्या उतना ही कार भी चली है? यस। तो ये रिलेशन हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि ओवरटेक करना मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल करना। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल कर लेते हैं। अगर मैं कार के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, लिखूंगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कार के लिए, और एक तरफ लिखता हूँ ट्रक के लिए वही s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कार के लिए u आपको दे रखा है 2, यहां से आएगा 2 इंटू टी प्लस हाफ, ए भी आपको दे रखा है 2 टी स्क्वायर, इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 2t प्लस टी स्क्वायर, ये आता है डिस्प्लेसमेंट फॉर कार। अगर ट्रक के लिए लिखा जाए तो लिखूंगा u इज 20 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इसका 0, तो ये इक्वेशन आपकी बनती है 20t। और क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2t प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 20t। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 18t, या टी स्क्वायर माइनस 18t इक्वल टू 0। एक आया t इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन, दूसरा आया t इक्वल टू 18 इसका सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन किसके हैं, जब डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो बिल्कुल सही बात है, t इक्वल टू 0 पे भी दोनों साथ में खड़े थे और t इक्वल टू 18 पर भी ये दोनों साथ में खड़े होंगे। मतलब जो ओवरटेक करने में टाइम है वो कितना आ गया आपका आंसर, 18 सेकेंड्स। 18 सेकेंड्स में कार इस ट्रक को ओवरटेक कर लेगी। क्लियर है बात? अच्छा, ओवरटेक वाली सिचुएशन आई क्यों थी, क्या फिजिकली इसको समझ पा रहे हैं? देखो ट्रक की इनिशियल स्पीड ज्यादा है, 20 है, तो एक सेकंड में 20 मीटर चली जाएगी, जबकि कार की इनिशियल स्पीड 2 है और एक्सेलरेशन है तो स्पीड लगातार बढ़ेगी, लेकिन शुरू में तो ट्रक लीड ले लेगी क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। तो शुरू में ट्रक आगे निकल गई, देन कार इसके पीछे पीछे अपनी स्पीड बढ़ाते हुए आई और एक टाइम पे इसको ओवरटेक कर लिया। ऐसा ये सिचुएशन अपने सामने बनी है। ठीक है, चलिए, तो आई गेस क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। सोचो क्वेश्चन क्या और क्या कह सकता था कि कार जो है वो 2 सेकंड बाद चलना शुरू हुई ट्रक से, कि ट्रक पहले निकल गई और कार 2 सेकंड बाद चली। तो सोचो क्या होता, ट्रक चली टी टाइम के लिए तो कार चलती टी माइनस 2 सेकंड के लिए, क्योंकि कार 2 सेकंड बाद चलना शुरू हुई। तो अब जब इक्वेशन लिखते कार के लिए तो वहां टी की जगह टी माइनस 2 लिखते। या फिर अगर सोचो इनका इनिशियल डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा होता, बोलता कि कार जो है वो ट्रक से 50 मीटर पीछे खड़ी है और फिर दोनों चलना शुरू हुए, तो ट्रक अगर एस डिस्प्लेसमेंट कवर करती तो क्या कार को s प्लस 50 चलना पड़ता, क्योंकि कार ऑलरेडी पीछे थी और बराबर आने के लिए उसको वो 50 और जितना ट्रक ने ट्रैवल किया वो भी s प्लस 50 करना पड़ता। तो इक्वेशन हमें हमेशा ऐसी ही बनानी है, बस ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या रिलेशन यहाँ पे दे रखा है।
तो चलिए आगे अपन ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आएंगी कि अलग अलग डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम भी है, पर बेसिक आइडिया आपको ये ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने ये कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड। कब कब पूछा? पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में एक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब u इक्वल टू 0 है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है a से। तो इनका रेशियो पूछा गया। तो मैं इसको लिखता हूँ s1, s2 और s3। ये क्या क्या है? फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। क्या क्या आ जाएगा? S1 अगर देखा जाए तो मैं लिखूंगा u प्लस, फॉर्मूला अपने को पता है ना Sn का क्या होता है, u प्लस a/2 2n-1। ठीक है, तो u तो यहाँ पे है 0, तो वो हट गया। a/2 2n-1, तो 2 इंटू 1-1 कितना आएगा? ये अंदर से आया 1 तो आया a/2। इधर देख, a/2 2 टाइम्स n यहाँ पे कितना है? 2 सेकंड सेकंड की बात हो रही है, तो ये आएगा 3a/2। और यहाँ से अगर देखें तो a/2 2 इंटू 3-1 ये आएगा 5a/2। आपको रेशियो पूछा है, तीनों का रेशियो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। s1:s2:s3 इज इक्वल टू 1:3:5। a/2 सब में कॉमन है, वो हट गए, तो 1:3:5 इनका रेशियो आ गया। बहुत आसान सा सवाल था, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, लेकिन मैंने सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है, वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है लगातार। तो जब एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ती जाएगी, कभी स्पीड जीरो नहीं होगी ना। स्पीड जीरो नहीं हो रही तो घूम के वापस आने का सीन नहीं बनता। स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम यहाँ पे लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पूछा आपसे कि एक कार है, वो एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे दिया इसने a, एक्सेलरेशन गिवन नहीं है लेकिन a अपने को मानना है। इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स p एंड q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस नहीं दिया, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ये बोला है। ओके, लेकिन उन दोनों से जब निकली तो उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है। जब p से निकली तो 30 किलोमीटर पर आवर पे निकली, जब q से निकली तो 40 किलोमीटर पर आवर पे निकली। ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सेलरेशन है, स्पीड लगातार इसकी चेंज हो रही है। तो पूछा आपसे द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन q, p एंड q के बीच के किसी पॉइंट पे, एकदम मिड वाले पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी आपसे पूछा गया। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये पॉइंट p है, ये पॉइंट अगर q है, और कार जब यहाँ पहुंची थी, यहाँ से जब निकल रही थी, तो इसकी स्पीड यहाँ पे आपको दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, और कार जब यहाँ से क्रॉस करी तो इसकी स्पीड आपको दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों स्पीड आपको गिवन। पूछा कब है आपसे? इन दोनों के ठीक बीच में, इस पॉइंट पे। लेट्स से ये पॉइंट कोई है r, इस r पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी है, ये v आपसे पूछा गया। ठीक है, अब इसमें गिवन क्या क्या है कि इस पूरे टाइम में इस कार के पास एक एक्सेलरेशन भी है a, और ये जो डिस्टेंस है, ये अगर d डिस्टेंस है, या लेट्स से ये डिस्टेंस 2d है, ताकि अपने को हाफ करने में आसान रहे, कि ये डिस्टेंस अगर 2d है तो p से r की डिस्टेंस d है, और ये डिस्टेंस d है। ये सारी चीजें आपको गिवन है क्योंकि r मिड पॉइंट है। अब अपने को इन्हीं सारी सिचुएशंस को यूज करके, जो तीन इक्वेशन है उनको यूज करके अपने को v फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे टाइम का कहीं जिक्र नहीं है, तो अपने पास इक्वेशन एक ही बचती है, v² इक्वल टू u² प्लस 2s। तो इक्वेशन लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाएं? तो सबसे पहले अपन p से q के बीच की एक इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो v² इक्वल टू u² प्लस 2s में v क्या हो जाएगा जब वो q पे पहुंचा, और u क्या हो जाएगा जब वो p पे था, क्योंकि p से q अपन देख रहे हैं मोशन। तो इनिशियल स्पीड p वाली, फाइनल स्पीड q वाली। तो u आपके पास हो गया 30, v हो गया 40। मैं लिखूंगा v² इक्वल टू u² प्लस 2as से 40² इक्वल टू 30² प्लस 2a।
और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, P से Q, 2D डिस्प्लेसमेंट है इसका, P से Q तक डिस्प्लेसमेंट 2D है। तो ये अपने पास एक इक्वेशन बनी, यहाँ से हम लिख सकते हैं 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू A इंटू डी। ठीक है, लिख पा रहे हैं यहाँ से इक्वेशन आराम से। चलिए सेकंड में यूज करता हूं P से R के बीच में, P से R के बीच में। अब P इनिशियल हो गया और R फाइनल हो गया, तो मुझे लिखना है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, R पे V ही है, इक्वल टू U कितना 30 स्क्वायर प्लस 2a, डिस्प्लेसमेंट कितना है P से R तक, D डिस्प्लेसमेंट इसने किया, देखिए P से R डिस्प्लेसमेंट कितना किया, D। ठीक है, यहां से अगर देखें तो आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू डी, और a इंटू डी कितना है देखो यहाँ से, दिस इज a इंटू डी, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ एज इट इज 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर बाई 4, दिस इज a इंटू डी। अब देखो पूरी इक्वेशन आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है विच इज v, क्या आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को, कर लीजिए जल्दी से। वी स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर इज 900, या हाँ चलिए ऐसा कर लीजिए, प्लस 40 स्क्वायर इज 1600, 30 स्क्वायर इज 900, सब्ट्रैक्ट किया मिला आपको 700, डिवाइड बाय 2 इज 350। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिला वी स्क्वायर इक्वल टू 1250 या v इक्वल टू रूट ओवर 1250 किलोमीटर पर आवर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, आराम से कर सकते हैं ये क्वेश्चन। तो बस ध्यान क्या रखना है कि पूरी सिचुएशन को आपको पहले इस डायग्राम में शो करना है। एक बार आप इसको अगर डायग्राम में शो कर देंगे तो आपके पास चीजें आसानी से विजुअलाइज हो जाएंगे, आप से इक्वेशंस इसमें यूज कर पाएंगे। तो जब डायग्राम में आपने शो किया तो देख लिया, एक बार P से Q तक इक्वेशन लगाई, दूसरी बार P से R तक इक्वेशन लगाई, तो P इनिशियल हो गया, फर्स्ट के लिए Q फाइनल, सेकंड के लिए R फाइनल हो गया। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। बोला गया आपको कि एक पार्टिकल है, स्टार्ट्स मतलब u इक्वल टू 0, स्टार्ट मतलब इनिशियल स्पीड 0 है, मूविंग फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट बोल दिया, अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो a भी आपको दे रखा है, ठीक है, तो u 0 हो गया और a कांस्टेंट हो गया। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन फर्स्ट 10 सेकंड्स, ठीक है, और डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स। तो आपको x और y का एक रिलेशन पूछा गया। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं जल्दी से। यहां से चलना शुरू हुआ t इक्वल टू 0 पे, u इक्वल टू 0 है और एक्सेलरेशन इसका a है। बोला गया कि फर्स्ट 10 सेकंड्स में वो यहां तक कहीं पहुंचा होगा, और ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी वो x है, और अगले 10 सेकंड्स में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी वो डिस्टेंस है y। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, t इक्वल टू 20, क्योंकि फर्स्ट 10 एंड अनदर 10 इज 20। ओके, अब आपको x और y का रिलेशन पूछा है, तो इसको करने के दो तरीके हैं, अपन दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं इनको नाम दे देता हूँ, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। फर्स्ट अगर मेथड यूज करूं तो मैं एक बार मोशन कंसिडर करता हूं A से B तक। ओके, मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, टाइम दे रखा है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊंगा, तो क्या लिखूंगा, A से B में s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर जब लगाऊंगा तो s कितना है, A से B का डिस्प्लेसमेंट x है, u कितना है A पे 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर में आएगा आपके पास हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन ए ही है, और टी है टाइम 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100, 100 बाई 2 इज 50, तो एक्स यहां से आपके पास आया 50 ए। क्लियर है बात, दिस इज एक्स। अब अपने को निकालना है वाई, तो मेरा जो मेथड है मैं उसमें क्या कंसिडर करता हूं कि मैं ए से सी तक का मोशन कंसिडर करता हूं। इनिशियल मैंने अभी भी ए को रखा, ए से सी पूरा मोशन कंसिडर करता हूं। ठीक है, अब मैं अगर लगाता हूं s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा, अब A से C में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x प्लस वाई, देख पा रहे हैं आप लोग, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज x प्लस वाई, A से C तक, इक्वल टू u, u कहां होता है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट अपना है A,
तो अभी भी u कितना है 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए इंटू टाइम, ए से सी जाने में इसको टाइम कितना लगा 20, तो यहाँ आएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 20 स्क्वायर इज 400 बाई 2 करेंगे तो 200 ए आएगा। x अपने को पता है 50 ए है, यहाँ रख देता हूँ तो y आएगा 200 माइनस 50 इंटू ए विच इज 150 ए। तो आपको y मिल गया 150 ए, x मिल गया 50 ए, मतलब y इक्वल टू 3 टाइम्स x आपको मिल रहा है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी, y इक्वल टू 3 टाइम्स x। देख के हम बता पा रहे हैं। ये हो गया एक मेथड जहां पे मैंने ए पॉइंट को फिक्स मान लिया कि इनिशियल पॉइंट हमेशा अपना ए रहने वाला है। मोशन मैंने दोनों यहीं से कंसिडर किए, एक्स और वाई दोनों के लिए। अब मेरा दूसरा जो तरीका है उसमें मैं क्या करता हूँ, मैं इस डायग्राम को एक बार कॉपी करके उधर पेस्ट कर देता हूँ। इस वाले मेथड में अपन क्या करने वाले हैं, मैं दो मोशन कंसिडर करूंगा, एक बार ए से बी तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन ने पहले भी किया था। तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू यू 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर, टी आपका 10 है, x आ जाएगा आपके पास 50a। ओके, ये तो पहले वाला ही बिल्कुल सेम है। अब मैं जो मोशन कंसिडर कर रहा हूँ वो बीसी मोशन कंसिडर कर रहा हूँ, बी से लेके सी तक। अब यहाँ अगर बी से सी देखूं तो बी अपना इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ की स्पीड पहले मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। मुझे ये u पहले निकालना पड़ेगा बी के लिए। अब ये कैसे निकालूं मैं, तो इसके लिए मुझे फिर से इस ए बी मोशन पे आना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ से देखूं तो मैं इसको अभी चलो v लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ इसको अगर देखूं ए बी मोशन के लिए तो लिखूंगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा। v 0 है, सॉरी v अपने को निकालना है, u 0 है, a पता है और t 10 सेकंड्स है, बस v आया 10a। क्लियर है, और ये v क्या है, इस बीसी मोशन के लिए इनिशियल स्पीड, इस बीसी मोशन के लिए इनिशियल स्पीड कितना है v विच इज 10। तो ये यहाँ पे एक चेंज है कि अगर आपको सिर्फ एक सेगमेंट में आप कंसिडर करते हैं तो पहले वहां की इनिशियल स्पीड निकालनी पड़ेगी, और वो इनिशियल स्पीड कैसे निकालेंगे, जो पिछला वाला मोशन है उसकी फाइनल स्पीड यहाँ की इनिशियल स्पीड बन जाएगी। तो दिस v इज इनिशियल स्पीड फॉर बीसी मोशन। अब अपन अगर यहाँ कंसिडर करें s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा s कितना है bc के लिए y, दिस इज डिस्प्लेसमेंट b से c तक, इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u आपका है 10 इंटू ए, टाइम अब लेंगे 10 सेकंड्स क्योंकि अपन बी से सी की बात कर रहे हैं, तो बी से सी में डिफरेंस 10 सेकंड्स का है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ भी 10 का स्क्वायर। क्लियर है दोनों आपको तरीके। एक बार आपने सारा मोशन ए से कंसिडर किया, ए से बी और ए से सी, दूसरी बार अपन ए से बी अलग कर रहे हैं और बी से सी अलग कर रहे हैं, तो सिचुएशन इस तरीके से चेंज हो जाएगी, इनिशियल स्पीड भी चेंज हो जाएगी और टाइम भी चेंज हो जाएगा। चलिए बस अब यहाँ से अपन को y फाइंड आउट करना है, करते हैं जल्दी से। आपके पास आएगा 100a प्लस इधर से आएगा 50a, ये आया y 150a। तो देखिए आंसर तो सेम ही आएगा, आना भी चाहिए, मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। तो x 50 आया, y 150 आया, अगेन अपने पास रिलेशन बनता है वही सेम, y इक्वल टू 3x। पर दोनों मोशन का जो तरीका है सॉल्व करने का वो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप अपने हिसाब से मोशन कंसिडर कर सकते हैं, चाहे तो आप ए से ही दोनों मोशन कंसिडर करें, चाहे आप उनको अलग अलग तोड़ के कंसिडर करें। ठीक है, अगर तोड़ के कंसिडर करते हैं तो इनिशियल स्पीड और टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ अ मोटर कार, कि अगर एक कार की अगर मैं स्पीड को ट्रिपल कर दूं तो मल्टीप्लाई द डिस्टेंस नीडेड फॉर स्टॉपिंग इट बाय। मतलब सोचो कि कार यहाँ जो चल रही थी वो u स्पीड से चल रही थी, ठीक है, और मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो एक एक्सेलरेशन a लगा इस ब्रेक को अप्लाई करने से, और ये कार यहाँ जाके रुक गई, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो s था, ये इसका डिस्प्लेसमेंट था। अब इसने बोला कि अगर मैं इस कार की स्पीड को ट्रिपल कर दूं, ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ द कार, मतलब ये 3u से अब चल रही है, ठीक है, और सोचो ब्रेक की पावर तो वही है ना, तो एक्सेलरेशन इसमें जो रिटार्डेशन है वो प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ब्रेक।
तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन तो अभी भी सेम रहने वाला है, क्योंकि ब्रेक्स तो इस गाड़ी में सेम है, आपने सिर्फ स्पीड बढ़ाई है। तो एक्सेलरेशन अभी भी ए रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब आपसे पूछा गया कि ये अब कितनी दूरी पे जाके रुकेगी, अगर पहले एस था तो अब कितना डिस्टेंस इसमें हो जाएगा। तो ये एस डैश आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये वी अभी भी 0 है, फाइनली ये यहाँ आके रुकी। तो अपन इक्वेशन लगाते हैं, फर्स्ट के लिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और सेकंड के लिए भी वही। तो वी तो दोनों में 0 है, अगर मैं फर्स्ट केस में लगाऊं तो लगाऊंगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये इक्वेशन बनेगी फर्स्ट के लिए, माइनस ए क्योंकि रिटार्डेशन है। सेकंड के लिए अगर बनाऊं तो क्या बनाऊंगा, v अगेन 0, 3u का स्क्वायर माइनस 2as डैश। ये इक्वेशन बनेगी। 3u स्क्वायर इज 9u स्क्वायर। तो देखो मैं अगर फर्स्ट से रिलेशन लिखता हूं तो लिखूंगा u स्क्वायर इक्वल टू 2as, और अगर यहां से लिखता हूं तो लिखूंगा 9u स्क्वायर इक्वल टू 2as डैश। ये दोनों अपने पास इक्वेशन बन गई। मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। जैसे इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा 1/9 इक्वल टू 2a से 2a कैंसिल s बाई एस डैश। तो यहाँ से मिला आपको s डैश इक्वल टू 9 टाइम्स s। तो आपसे यही पूछा गया था कि इस डिस्टेंस को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि नई डिस्टेंस मिल जाए। तो आपका आंसर आएगा 9, कि 9 वो फैक्टर है जिसको आपको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नई स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक अपनी सारी बातें हो गई हैं अभी तक। बाकी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप चाहें तो ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड देन अपन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछिए। बाय बाय।